हाँ बाबू लोग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। हम लोग हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर पढ़ रहे थे और आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड इस लॉ को पढ़ने के पहले हम लोग को कुछ हीट से रिलेटेड बेसिक बातें जाननी होगी। जैसे कि ध्यान दे, अगर हम लोग एनर्जी की बात करते हैं, है ना, एनर्जी की बात करते हैं तो जैसे मान लो कोई गैस सिस्टम है। अब उसमें जो एनर्जी होता है वो मेनली रूप से दो फॉर्म में होगा। एक स्टोर्ड फॉर्म में होता है और एक ट्रांजिट फॉर्म में होता है। ट्रांजिट फॉर्म या फिर ट्रांजिट को ही आप समझ सकते हो ट्रांसफर फॉर्म, है ना। मतलब या तो वो स्टोर्ड फॉर्म में होगा एनर्जी या फिर ट्रांसफर फॉर्म में होगा। तो हम लोगों को यहाँ पे जो मेनली अगर ट्रांजिट फॉर्म की बात करें तो ये बेसिकली दो टाइप का होता है। तो यहाँ पे एक होता है वर्क ट्रांसफर, है ना, वर्क ट्रांसफर, एंड अनदर इज हीट ट्रांसफर। जैसे मान लो सराउंडिंग ने गैस सिस्टम पे कुछ वर्क करा, है ना, कुछ वर्क हो रहा है। सराउंडिंग के द्वारा गैस सिस्टम पे कुछ वर्क हो रहा है। इसका मतलब है सराउंडिंग और सिस्टम के बीच वर्क ट्रांसफर हो रहा है। एंड अगर मान लो हम उसे हीट कर रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं गैस सिस्टम को, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रहा है ना। तो जो ट्रांजिट फॉर्म में एनर्जी होगा सिस्टम के पास वो दो तरह से होगा, एक वर्क ट्रांसफर के रूप में और एक हीट ट्रांसफर के रूप में हो सकता है। मतलब इसको आप इस तरह से बस समझ सकते हो। जैसे मान लो अगर ये कोई सिस्टम है, हाँ, दिस इज सिस्टम एंड हियर इज सराउंडिंग। यहाँ सराउंडिंग है ना। तो सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच वर्क ट्रांसफर हो सकता है। मतलब सिस्टम सराउंडिंग सिस्टम पे कुछ वर्क कर सकता है, सिस्टम सराउंडिंग पे कुछ वर्क कर सकता है। मतलब दोनों के बीच कुछ वर्क का ट्रांसफर हो सकता है। एंड हीट ट्रांसफर भी कर सकता है। सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच हीट ट्रांसफर भी हो सकता है ना। मतलब या तो सराउंडिंग के द्वारा सिस्टम में कुछ एनर्जी सप्लाई होगा, हीट एनर्जी, या फिर हो सकता है कि सिस्टम से कुछ एनर्जी रिजेक्ट हो रहा हो या इजेक्ट हो रहा हो। ठीक है, तो दैट इज हीट ट्रांसफर एंड दिस इज वर्क ट्रांसफर। यहाँ पे हम लोग हीट से रिलेटेड एक बहुत से स्टूडेंट के मन में मिसकॉन्सेप्शन भी होता है कि जैसे मान लो अगर कहीं पे आपको सुनने को मिलता है कि किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है, बढ़ रहा है, तो हो सकता है, मतलब स्टूडेंट के मन में ये आता है कि जो टेम्परेचर बढ़ रहा है इसका मतलब ये है कि उस ऑब्जेक्ट को कुछ हीट किया जा रहा होगा, उसमें कुछ हीट सप्लाई हो रहा होगा, है ना। बट ये कोई जरूरी नहीं है कि किसी ऑब्जेक्ट का, किसी सिस्टम का अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो उस सिस्टम में कुछ हीट ट्रांसफर किया ही जा रहा होगा। हो सकता है, ऐसा भी कुछ हो सकता है कि वो हीट ट्रांसफर ना किया जा रहा हो, वो वर्क ट्रांसफर हो रहा हो। मतलब एक वर्क ट्रांसफर के माध्यम से भी, मैकेनिकल वर्क की वजह से भी कुछ टेम्परेचर चेंज हो सकता है। जरूरी नहीं कि टेम्परेचर अगर चेंज हो रहा है तो उसके पीछे ये हीट ट्रांसफर ही रेस्पॉन्सिबल रहा होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बिना हीट सप्लाई किए भी किसी सिस्टम का टेम्परेचर चेंज किया जा सकता है ना। जैसे आप अगर कैलोरीमेट्री पढ़ लिए होगे तो पता होगा, या फिर नहीं पढ़े हो तो फिर आगे पढ़ोगे, या शायद आप अंडर 10th में ऐसा कभी पढ़े होगे कि जैसे मान लो अगर आइस है और उसे आप हीट दे रहे हो, हीट कर रहे हो, तो वो मेल्ट करेगा और वो मेल्ट करके, है ना, वो लिक्विड फेज को अचीव करेगा। बट जब वो आइस से, मतलब सॉलिड स्टेट से, सॉलिड फेज से जब वो लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो रहा होता है तो वहां पे हम लोग हीट तो सप्लाई कर रहे होते हैं बट उसमें टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा होता है ना। जब फेज चेंज हो रहा होता है तो उस केस में टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा होता। मतलब यहाँ पे हम हीट तो सप्लाई कर रहे हैं उसे मेल्ट करने के लिए, बट टेम्परेचर में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है।
ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोग कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि हम लोग अभी कुछ नोट्स कर लेते हैं। बाकी ये जो फेज से रिलेटेड है ये हम लोग कैलोरीमेट्री में डिटेल में पढ़ेंगे, है ना, कि क्यों नहीं टेम्परेचर चेंज होता है हीट देने के बावजूद भी उस वक्त जब फेज चेंज हो रहा होता है ना। तो अभी इसे नोट कर लेना एंड कुछ पॉइंट्स आप नोट करें, बेसिक पॉइंट्स आप लिखें। हीट इज, पॉइंट बना के लिखें, हीट इज नॉट दैट ऑलवेज कॉज अ टेम्परेचर राइज। हीट इज नॉट दैट ऑलवेज कॉज अ टेम्परेचर राइज। मतलब हीट ही एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से टेम्परेचर राइज हो, ऐसा नहीं है। बिना हीट सप्लाई के भी टेम्परेचर राइज किया जा सकता है ना। तो इसका आप एग्जाम्पल भी लिख लीजिए, एक पॉइंट था इसमें, एक एग्जाम्पल के रूप में आप लिखें, when heat is transferred to ice water mixture, comma, the temperature does not rise until all the ice is melted, जैसे अगर आप आइस को हीट कर रहे हो, उसे लिक्विड फेज में कन्वर्ट कर रहे हो, तो तब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होता है जब तक कि वो पूरी तरह से मेल्ट ना कर जाए, है ना। तो जब तक वो मेल्ट हो रहा होता, फेज चेंज हो रहा होता, तब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। इसके बाद एक और भी पॉइंट लिखें, व्हेन अ टेम्परेचर राइज इन अ सिस्टम अकर, कॉमा, it may not due to heat transfer, comma, since a temperature rise may be caused by work transfer, जैसे कि आप सिंपल सा एग्जांपल ये भी देख सकते हो कि जैसे मान लो अगर हम ये, है ना, दोनों हैंड को अगर इस तरह से फ्रिक्शन करते हैं, है ना, तो यहाँ पे कुछ देर के बाद आप पाते हो कि इसका टेम्परेचर कुछ हाई हो चुका होता है ना। पहले के कंपेरिजन में इसका टेम्परेचर हमारे हथेलियों का कुछ बढ़ चुका होता है। तो यहाँ पे हमने कोई हीट नहीं दिया, हमने कोई हीट प्रोवाइड नहीं किया, यहाँ पर हमने कुछ मैकेनिकल वर्क करा। तो ये मैकेनिकल वर्क की वजह से भी, वर्क ट्रांसफर होने से भी टेम्परेचर में राइज हो सकता है, जरूरी नहीं कि हीट ही सप्लाई हो, ठीक है। आगे हम लोग एक और पॉइंट लिखेंगे, एक और पॉइंट, heat transfer and work transfer are not property of system. Heat transfer and work transfer are not property of system. Full stop. These are path functions. Bracket देखें. That is, it depends on the process followed between initial state to final state. यहाँ पे बतलाया गया है कि जो वर्क ट्रांसफर है, मतलब मान लो हमने सिस्टम पे कुछ वर्क करा, तो ये जो वर्क किया, किसी सिस्टम पे जो वर्क किया जा रहा है वो सिस्टम का प्रॉपर्टी नहीं है। अगर किसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो भी सिस्टम का प्रॉपर्टी नहीं है। These are path functions, not state function. ये path function, state function क्या, थोड़ा सा शॉर्ट में हम लोग समझते हैं। जैसे मान लो अगर हम प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम को प्लॉट करते हैं, सपोज दिस इज इनिशियल स्टेट एंड दिस इज फाइनल स्टेट, है ना। तो अगर आप मान लो इस तरह से हम लोग ग्राफ बनाते हैं, तो यहाँ पे, और अगर मान लो एक स्ट्रेट ग्राफ बनाते हैं, इस तरह से हमने दो ग्राफ प्लॉट करा, है ना। क्या दोनों ग्राफ के, ये दो अलग अलग ग्राफ का मतलब क्या हुआ, दो अलग अलग प्रोसेस हैं। क्या दोनों प्रोसेस में अगर देखा जाए तो वर्डन का वैल्यू सेम होगा, वर्क ट्रांसफर का वैल्यू सेम आएगा? नहीं, क्योंकि एरिया जो उसके अंडर का होगा दोनों ग्राफ के केस में वो अलग अलग बॉन्ड होगा, और एरिया अलग अलग होगा मतलब वर्क का वैल्यू अलग अलग होगा। तो क्या यहाँ पे वर्क का वैल्यू सिर्फ इस बात पे डिपेंड करेगा कि इनिशियल और फाइनल कहाँ पे है? तो अगर हम लोग इनिशियल फाइनल को फिक्स कर दें, तो क्या सिर्फ इनिशियल और फाइनल पे ही वर्क का वैल्यू डिपेंड करेगा, या बीच का प्रोसेस कैसा है उस पर डिपेंड करेगा, है ना।
तो यहाँ पे बीच के प्रोसेस, बीच के पाथ पे डिपेंड करेगा कि ग्राफ कैसा है, पाथ कैसा है, प्रोसेस कैसा है। तो यहाँ पे कौन से पाथ से होकर के जा रहे हैं, हम फर्स्ट पाथ को फॉलो करते हुए प्रोसेस कर रहे हैं या सेकंड पाथ को फॉलो करते हुए प्रोसेस कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा वर्क का वैल्यू। इसी तरह से जो हीट ट्रांसफर होता है सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच, वो भी पाथ पे डिपेंड करता है, ग्राफ पे डिपेंड करता है। वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल का नहीं, अगर हम लोग इनिशियल फाइनल को फिक्स कर दें तो अलग अलग प्रोसेस के लिए हीट ट्रांसफर का वैल्यू एंड वर्क ट्रांसफर का वैल्यू अलग अलग पॉसिबल है। ठीक है, इसीलिए ये पाथ फंक्शन है, चूंकि पाथ पे डिपेंड करता है। हाँ, एक हम लोगों ने पढ़ा था डेल्टा यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, उसमें हमने थोड़ा सा बात करा था। उसका फॉर्मूला क्या था, F/2 डेल्टा टी, है ना। तो किसी पर्टिकुलर गैस के लिए अगर बात करें, फॉर अ पर्टिकुलर गैस, फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर गैस, तो वहां पे सिर्फ वो इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा था। तो वो जो डेल्टा यू है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, दैट डिपेंड्स ऑन स्टेट, मतलब इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता था, है ना। ध्यान होगा, हमने पाथ से अलग अलग पाथ से ग्राफ प्लॉट किया था, पांचों के केस में डेल्टा यू का वैल्यू क्या था, सेम, है ना। तो डेल्टा यू जो है वो स्टेट फंक्शन है, वो पाथ फंक्शन नहीं है, क्योंकि बीच के प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करता था। ठीक है, तो स्टेट फंक्शन का मतलब है वो सिर्फ इनिशियल फाइनल पे डिपेंड करे, बट अगर पाथ फंक्शन की बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि वो इनिशियल और फाइनल के बीच कैसा प्रोसेस हो रहा है उसका फंक्शन है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा स्टेट फंक्शन है, पाथ फंक्शन का डिस्क्रिप्शन था शॉर्ट में, है ना, तो इसे ध्यान रखना। तो यहाँ पे अब हेडिंग दे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें आप पहले एक स्टेटमेंट लिखें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पहला स्टेटमेंट, एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड, energy of an isolated system is conserved. अगर हम आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें तो उसका एनर्जी क्या होगा, कंजर्व होगा, मतलब सिस्टम सराउंडिंग के बीच कोई एक्सचेंज नहीं होगा, है ना। एक और स्टेटमेंट लिखें, ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली है, दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दिस लॉ इज सिंपली बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसमें आप लिखें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज अ स्टेटमेंट ऑफ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज अ स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस। तो यहां पे ध्यान दें, अगर हम लोग मान लेते हैं कि कोई एक सिस्टम है, जैसे ये ध्यान दें, ये हमने मान लिया एक सिस्टम है, दिस इज अ क्लोज्ड सिस्टम, है ना। हमने एक क्लोज्ड सिस्टम लिया जिसमें मास का एक्सचेंज, सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच मास का कोई ट्रांसफर नहीं होगा, दिस इज अ क्लोज्ड सिस्टम। अगर हम लोग इस सिस्टम में कुछ मान लो एनर्जी हमने सप्लाई करा, ठीक है, इस सिस्टम को हमने कुछ एनर्जी, हीट एनर्जी सप्लाई किया, मान लो कितना सप्लाई किया, डेल्टा क्यू। अब ये जो डेल्टा क्यू हम इसको एनर्जी देते हैं, तो ये सिस्टम इस एनर्जी का क्या कर सकता है, हमने एनर्जी तो दे दिया, अब ये सिस्टम इसको करेगा क्या, है कि नहीं। तो ये जो सिस्टम है ये इस एनर्जी का दो तरह से यूटिलाइज करता है। कुछ एनर्जी ये जो हमने दिया वो कुछ इसका जो पार्ट होगा दैट यूटिलाइज इन वर्क डन, कहने का मतलब है ये जो सिस्टम है वो सराउंडिंग में कुछ वर्क कर सकता है, ठीक है। तो कुछ तो कन्वर्ट होगा वर्क डन में, मान लो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच कुछ वर्क हुआ, कितना, डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। और कुछ एनर्जी इसका कुछ पार्ट तो वर्क डन में खर्च करता है, एंड कुछ जो एनर्जी होगा इसका कुछ जो बचा हुआ पार्ट रह गया वो ये अपने पास ही रख लेता है इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में, मतलब डेल्टा यू के फॉर्म में। इसका इनिशियली पहले से कुछ एनर्जी रहा होगा इंटरनल एनर्जी, अब हमने ये कुछ एनर्जी दिया, उसमें से कुछ तो ये वर्क में खर्च किया, कुछ उसका जो बच गया वो अपने ही पास वो इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में रख लेता है
है ना। तो अब इंटरनल एनर्जी कुछ बढ़ गया होगा, तो कितना इंक्रीमेंट हुआ होगा इंटरनल एनर्जी में, तो डेल्टा यू हुआ होगा। फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इंटरनल एनर्जी, तो डेल्टा यू जो होगा वही तो इंक्रीमेंट इन इंटरनल एनर्जी होगा। तो यहां से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग ये बोला गया कि ये जो हमने हीट एनर्जी सप्लाई किया इस सिस्टम को, उस एनर्जी का इसने क्या किया, कुछ अमाउंट वर्क डन में खर्च किया, और जो बच गया वो इंटरनल एनर्जी को बढ़ा लिया, अपने आप के इंटरनल एनर्जी को बढ़ा लिया। तो ये कुछ खर्च किया और ये जो बचा वो तो खर्च किया गया, और ये बचा हुआ मतलब जो अपने पास रख लिया, वो दोनों को ऐड करेंगे तो वो डेल्टा क्यू के बराबर होना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। डेल्टा डब्ल्यू को आप सिंपली डब्ल्यू से भी डिनोट कर सकते हो, है ना, और डेल्टा क्यू को भी सिंपली आप क्यू से डिनोट कर सकते हो, ठीक है, वो सिर्फ एक सिंबल है। तो कॉन्सेप्ट हमें मालूम होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा आप इस तरह से भी इसको प्रैक्टिकली समझ सकते हो कि जैसे हम लोगों को मान लो, जैसे अगर मैं अपना ही एग्जांपल लूँ तो हमें कुछ पेमेंट मिलते हैं, है ना, मंथली वाइज हमें कुछ पेमेंट मिलते हैं। अब जो भी हमें कुछ पैसे मिलते हैं, पेमेंट मिलते हैं, मान लो हमें 10,000 रुपये मिलते हैं सपोज, तो उस 10,000 में से कुछ तो हम अपने डेली यूजेस का सामान, राशन वगैरह लाने में खर्च करते होंगे, है ना, मतलब कुछ हमने उसको एक्सपेंडिचर में खर्च किया, एक्सपेंडिचर कर दिया उसको कुछ अमाउंट। और हम ये भी कोशिश करते हैं कि कुछ पैसे बच जाए, और जो बच जाए वो हम अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाने में यूटिलाइज करें। तो जो हमने खर्च किया, मतलब जो हमें 10,000 मिला वो तो डेल्टा क्यू है। हमने जो खर्च किया अपने डेली लाइफ के यूजेज के लिए, दैट इज डेल्टा डब्ल्यू। और कुछ जो बचा वो हमने बैंक बैलेंस को बढ़ाने में यूटिलाइज कर दिया। तो बैंक बैलेंस मतलब बैंक में जो हम जमा करते हैं वो हमारा अपना एनर्जी हुआ, इंटरनल एनर्जी। हमारे पास बैंक में जितना ज्यादा बैलेंस होगा तो इकोनॉमिकली हम उतना ही एनर्जेटिक हो गए, है ना। तो वही चीज है कि जो हमने खर्च किया डेली यूजेज के लिए और जो हमने बैंक में जमा किया इंटरनल एनर्जी के रूप में, वो दोनों को ऐड करके जो हमारा इनकम है, जो हमें कोचिंग ने सप्लाई किया एनर्जी, है ना। तो इस तरह से इसे हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसका स्टेटमेंट नोट कर लें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। इसमें लिखें हीट सप्लाइड डेल्टा क्यू टू अ सिस्टम इज, हीट सप्लाइड डेल्टा क्यू टू अ सिस्टम इज equal to algebraic sum of change in internal energy, sum of change in internal energy delta U of the system and mechanical work delta W by the system. तो यहां पे ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। एंड यहां पर अगर हम लोग बात करें फॉर एन इनफाइनेटेसिमल चेंज, फॉर एन इनफाइनेटेसिमल चेंज, मतलब अगर हम लोग एक एलिमेंट्री केस में बात करें, एक छोटे से ड्यूरेशन, छोटे से वर्डन के लिए बात करें, है ना, इनफाइनाइट छोटे से चेंज के लिए बात करें, तो उसमें क्या हो जाएगा, डेल्टा को रिप्लेस कर देंगे डी सी, तो ये हो जाएगा डी क्यू इक्वल्स टू डी डब्ल्यू प्लस डी यू। ये हो गया वेरी वेरी स्मॉल चेंज के लिए, है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये लिखेंगे वेरी वेरी स्मॉल चेंज के लिए। यहां से मान लो अगर ये एक सिस्टम है, यहां ध्यान दें, ये एक पिस्टन है, यहाँ गैस मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब सिस्टम है। अब हमने क्या करा कि इस सिस्टम को कुछ एनर्जी सप्लाई करा, है ना। तो ये सिस्टम क्या करेगा, इसका कुछ ये जो है वर्क डन करेगा, कुछ वर्क करने में ये एनर्जी खर्च करेगा डेल्टा क्यू का कुछ पार्ट, और कुछ पार्ट जो रहेगा वो अपने ही पास स्टोर कर लेगा बैंक बैलेंस के रूप में, इंटरनल एनर्जी के रूप में, हाँ। तो यहाँ क्या होगा, डेल्टा क्यू जो होगा वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, ठीक है।
तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो डेल्टा डब्ल्यू तो अलग अलग पाथ के लिए अलग अलग वो हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करेंगे। और डेल्टा यू का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा भी था, है ना, क्या था, F/2 NR डेल्टा टी। कहने का मतलब ये है कि आपको बेसिकली ध्यान रखना है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, है ना। अब इसी में आप डेल्टा यू का जो भी वैल्यू पुट कर सकते हो, तो जनरली क्या होगा F/2 NR डेल्टा टी। तो इसे नोट कर लेना। हम लोग अगर एक क्वेश्चन की बात करें, सिंपल सा क्वेश्चन, जैसे देखें, मान लो अगर हम लोग ये सिंपल सा क्वेश्चन इस तरह से करते हैं, ये एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है एंड दिस इज पिस्टन, दिस इज फिक्स्ड पिस्टन, है ना। ये पिस्टन है बट ये फिक्स्ड है, ये मूव नहीं कर सकता है। और यहाँ गैस मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, यहाँ गैस मॉलिक्यूल्स है। ये मान लो नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग, ठीक है। तो ये नॉन कंडक्टिंग है एंड मान लो यहाँ जो गैसेस हैं वो 2 मोल्स हैं, 2 मोल्स मोनोएटॉमिक, 2 मोल्स गैसेस हैं बट वो मोनोएटॉमिक है। और ये मान लो 300 केल्विन पे है ना। कुछ टेम्परेचर रहा होगा, मान लिया हमने कितना है टेम्परेचर, 300 केल्विन। यहां मान लो इसके इनसाइड कुछ फिलामेंट टाइप का कुछ लगा हुआ है जिसके थ्रू हम लोग हीट सप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो मान लो इस हीटर के थ्रू, मतलब एक ऐसा सिस्टम लगा हुआ है इसके इनसाइड जस्ट लाइक अ रूम हीटर, है ना। तो इसको हमने ऑन करा तो ये कुछ हीट सप्लाई करेगा, है कि नहीं, हीटिंग। हम इस गैस को क्या कर रहे हैं, हीटिंग। इनिशियल टेम्परेचर 300 केल्विन था, 2 मोल्स मोनोएटॉमिक है। अब हमने इसको क्या किया, हीट करना शुरू किया और तब तक हीट सप्लाई करा जब तक कि इसका फाइनल टेम्परेचर मान लो 600 केल्विन ना हो जाए। 300 केल्विन था, हमने इसको तब तक हीट सप्लाई करा जब तक कि इसका टेम्परेचर कितना, 600 केल्विन ना हो जाए, ठीक है। तब तक हमने हीट सप्लाई करा। तो यहाँ पे इनिशियल टेम्परेचर 300 केल्विन, फाइनल टेम्परेचर 600 केल्विन। तो बतलाना है कि हमने कितना हीट सप्लाई करा। क्वेश्चन क्या है, वी हैव टू फाइंड डेल्टा क्यू। हमें हीट सप्लाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। एक बार इसे आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को पहली बात तो ये है कि ये फिक्स्ड पिस्टन है, मतलब जो गैस का वॉल्यूम है वो क्या रहेगा, फिक्स्ड, दैट इज कांस्टेंट। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो वर्क डन बाय गैस होगा वो 0 होगा, क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया ये, है ना। अगर हम लोग यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, बट डेल्टा डब्ल्यू यहाँ पे क्या है, 0। तो दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू, और डेल्टा यू को क्या लिख सकते हैं, F/2 NR डेल्टा टी, है ना। एंड यहां से अगर इसका वैल्यू पुट करा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि मोनोएटॉमिक है तो F का वैल्यू 3 होगा। डेल्टा क्यू इक्वल्स टू 3/2 N, दैट इज नंबर ऑफ मोल, वो है आपको 2 इंटू R इंटू डेल्टा टी, दैट इज फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो ये 600 माइनस 300 दैट इज 300 केल्विन हो जाएगा। 2 कैंसिल आउट हो गया तो ये आपको मिलेगा 900 जूल। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो डेल्टा क्यू का वैल्यू है वो प्लस साइन के साथ आया है। डेल्टा क्यू प्लस में होने का मतलब होता है कि जो हीट है, हीट एनर्जी जो है वो इस गैस सिस्टम में सप्लाई किया गया है, मतलब गैस ने उतना हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया है। तो यहाँ पे कुछ साइन कन्वेंशन भी होता है, तो यहाँ पे आप समझ लें।
पहली बात तो ये है कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का वो है डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। एंड ये जो हीट डेल्टा क्यू देख रहे हैं दिस इज एक्चुअली हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर है ना। एंड डेल्टा डब्ल्यू क्या है, वर्क ट्रांसफर, वर्क ट्रांसफर का वैल्यू है। और ये जो डेल्टा यू है दिस इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन, ये वर्डन के बारे में तो हम लोग साइन कन्वेंशन देख चुके हैं कि कब प्लस होगा कब माइनस होगा, है ना। अगर सिस्टम की वजह से जो वर्डन है वो पॉजिटिव है तो ऑन दिस सिस्टम वर्डन नेगेटिव होगा। इसका वजह एक्चुअली ये होता है क्योंकि जो भी हम लोग ये प्रोसेस करते हैं है ना, उसमें जनरली जो प्रोसेस होता है वो इक्विलिब्रियम में होता है। और इन इक्विलिब्रियम कंडीशन नेट, जैसे इन इक्विलिब्रियम में क्या है कि नेट फोर्स जीरो होगा और उस केस में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा, मतलब वर्डन बाय टोटल फोर्सेज, और फोर्सेस क्या होगा जीरो। तो वर्डन बाय सिस्टम प्लस वर्डन बाय सराउंडिंग इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, नेट जीरो, है ना। तो यहां से लिख सकते हो वर्डन बाय सिस्टम इज इक्वल टू नेगेटिव और वर्डन बाय सराउंडिंग। और वर्डन बाय सराउंडिंग का मतलब ये क्या है, वर्डन ऑन सिस्टम। तो दोनों क्या है, इक्वल इन अमाउंट बट पॉजिटिव साइन, बट ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन के लिए होता है। हाँ, क्वासी स्टडी भी एक जगह पे बढ़ाया था, उसका मतलब भी वही है, इन इक्विलिब्रियम सिचुएशन। क्वासी स्टडी का मतलब है कि आप हर एक मोमेंट पे जो प्रोसेस हो रहा है वो इन इक्विलिब्रियम में है, वो स्लो प्रोसेस है, दैट इज इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम अचीव करते हुए वो प्रोसेस हो रहा है। खैर हाँ, तो यहाँ पे डेल्टा क्यू का अगर साइन कन्वेंशन की बात करें तो डेल्टा क्यू, देखिए यहाँ पे ध्यान दें, डेल्टा क्यू पॉजिटिव, डेल्टा क्यू पॉजिटिव का मतलब है हीट इज सप्लाइड, या इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं हीट इज एब्जॉर्ब बाय गैस, या फिर सिस्टम लिख सकते हैं। और अगर मान लो डेल्टा क्यू नेगेटिव है तो फिर क्या होगा, हीट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम गैस। एक्सट्रैक्टेड का मतलब क्या होगा, उस गैस में से उतना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर लिया गया, मतलब उतना गैस ने रिजेक्ट कर दिया, उसने एब्जॉर्ब नहीं किया, उसने रिजेक्ट कर दिया। तो जब वो एब्जॉर्ब करता है तो प्लस साइन, और जब वो रिजेक्ट करता है गैस हीट एनर्जी को तो वहां पे माइनस साइन, है ना, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो ये साइन कन्वेंशन था। एक क्वेश्चन लिखें, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें अच्छे से नोट करना। इन गिवन फिगर कॉमा a sample of an ideal gas is taken through the cyclic process, ABCA, स्मॉल लेटर में ABCA फुल स्टॉप। इसका फिगर कुछ ऐसा दिया गया है, ये वॉल्यूम एक्सिस एंड दिस इज प्रेशर एक्सिस, ये कुछ इस टाइप का ग्राफ दिया गया है, ऐसा इस टाइप का। दिस इज वॉल्यूम एक्सिस एंड दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज A, है ना। ये ABCA साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है। फुल स्टॉप के बाद लिखें 800 जूल ऑफ वर्क इज डन by the gas during process AB, full stop. If gas absorb no heat in process AB, comma, rejects 100 joule of heat during BC and absorb 500 joule of heat
during process CA full stop, then A पार्ट में लिखें find the internal energy of the gas at B and C if it is 1000 joule at A. If it is 1000 joule at A, full stop. B पार्ट में लिखें also calculate the work done by the gas during the part BC. आप लोग एक बार खुद से वीडियो पॉज करके सारा डेटा नोट कर ले, खुद से ट्राई करें, है ना। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये इतने सारे डेटा दिया गया है ना। ए बी के ड्यूरिंग जो वर्डन बाई गैस है वो 800 जूल बाई गैस है, इसलिए प्लस, एंड नो हीट एक्सचेंज ड्यूरिंग प्रोसेस ए बी दैट इज 0 जूल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बीसी का ड्यूरिंग जो हीट रिजेक्ट हुआ दैट इज 100 जूल, क्योंकि रिजेक्ट हुआ था इसलिए माइनस, और सीए के ड्यूरिंग एब्जॉर्ब किया था इसलिए प्लस, है ना। हमें ए पर का इंटरनल जो यूए दिया हुआ है 1000 जूल, और यूबी एंड यूसी पता करना है, एंड डेल्टा डब्ल्यू ड्यूरिंग बीसी पता करना है। तो यहाँ पे हम लोग ये कर सकते हैं, सबसे पहली बात यूबी और यूसी पता करना है, और ये बीसी पता करना है, डेल्टा डब्ल्यू ड्यूरिंग बीसी। अगर हम लोग ए टू बी की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए टू बी में ड्यूरिंग ए बी प्रोसेस, अगर ए बी प्रोसेस के ड्यूरिंग बात करें तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर अप्लाई करते हैं तो डेल्टा क्यू ए बी इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू ए बी प्लस डेल्टा यू ए बी, ऐसा हो जाएगा। और ए बी के ड्यूरिंग जो डेल्टा क्यू का वैल्यू है वो 0 दिया हुआ है। तो दिस इंप्लाइज दैट ये जो वर्क डन है ए बी के ड्यूरिंग वो हमें शायद दिया हुआ था, हाँ ये ए बी के ड्यूरिंग डेल्टा डब्ल्यू 800 है, तो इसे लिख सकते हैं 800, और ये प्लस में है, एलएचएस में आएगा, माइनस में हो जाएगा, तो ये माइनस डेल्टा यू ए बी, हाँ ए बी प्रोसेस में। तो डेल्टा यू का मतलब क्या, फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी। तो फाइनल का मतलब हो जाएगा ए बी के ड्यूरिंग यूबी, और इनिशियल हो जाएगा यू ए, बट माइनस से, इसलिए क्या हो जाएगा यू ए माइनस यू बी। तो यहाँ पे आपको मिलेगा, हमें वी हैव टू फाइंड यूबी, यूबी माइनस में है, एलएचएस में करेंगे तो ये हमें प्लस में होगा, और ये यूए का वैल्यू दिया हुआ है 1000 जूल, और 800 यहाँ आएगा माइनस में, तो ये हमें मिलेगा 200 जूल। मतलब बी पॉइंट पे जो इंटरनल एनर्जी होगा वो 200 जूल होगा। अब यहाँ से अगर हम लोग और भी आगे बात करें, जैसे कि हम लोग बी टू सी की अगर बात करें तो बी टू सी मतलब बीसी, हमें एक्सचेंज इन हीट एनर्जी मालूम है, वर्क डन पूछा गया है ना। तो इसमें अच्छा एक बात और, हमें जो डेल्टा क्यू का वैल्यू मालूम हो, तीनों प्रोसेस के लिए मालूम है डेल्टा क्यू, है कि नहीं। तो ऐसा करते हैं, पूरे प्रोसेस के लिए अगर बात करें, फॉर द साइक्लिक प्रोसेस ए बी सी ए, फॉर द साइक्लिक प्रोसेस ए बी सी ए, तो डेल्टा क्यू साइक्लिक इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू साइक्लिक प्लस डेल्टा यू साइक्लिक। एक बात ध्यान रखें जो कि हमेशा आपको बहुत जगहों पे यूज आएगा, कंप्लीट साइक्लिक, अगर हम किसी साइक्लिक प्रोसेस की बात करते हैं तो उस केस में जो डेल्टा यू होगा कंप्लीट साइकिल के लिए वो 0 होगा ऑलवेज, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस का मतलब है जहां पे इनिशियल स्टेट है वहीं पे फाइनल स्टेट है, तो पूरे प्रोसेस के लिए वो डेल्टा टी का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये आपका 0 हो जाएगा, तो ये तो 0 हो जाएगा। यहां से अगर नेक्स्ट लाइन लिखना चाहें तो ये पूरे साइक्लिक,
ये साइक्लिक का मतलब क्या है, इतना लिखने का मतलब ये है डेल्टा क्यू ड्यूरिंग ए बी प्लस डेल्टा क्यू ड्यूरिंग बी सी प्लस डेल्टा क्यू ड्यूरिंग सी ए, इतना का मतलब इतना होता है। इसी तरह से अगर हम लोग ये साइक्लिक वर्डन की बात करें तो ये यहाँ पे डेल्टा डब्ल्यू ए बी प्लस डेल्टा डब्ल्यू बी सी प्लस डेल्टा डब्ल्यू सी ए, ऐसा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए बी के ड्यूरिंग जो डेल्टा क्यू है वो 0 है। इसी तरह से सी ए के ड्यूरिंग आप देख सकते हैं वॉल्यूम कांस्टेंट है सी ए प्रोसेस में, तो वर्डन 0 हो जाएगा क्योंकि आइसोमोरिक प्रोसेस हो गया वो, है ना। अब यहां से अगर सबका वैल्यू पुट करें तो ये डेल्टा क्यू बी सी दैट इज -100, डेल्टा क्यू सी ए दैट इज 500, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 400 मिलेगा, है ना। तो ये हो गया 400 LHS में। और RHS में तो ध्यान दें हमें डेल्टा डब्ल्यू बी सी फाइंड आउट करना था, तो ये तो फाइंड आउट करना है, तो क्या ये मालूम है, यहाँ मालूम है 800, तो 400 इज इक्वल टू 800 प्लस डेल्टा डब्ल्यू बी सी, तो दिस इंप्लाइज दैट वर्डन ड्यूरिंग द प्रोसेस बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये यहाँ माइनस में आएगा तो ये आपको मिलेगा -400 जूल। इसका मतलब ये हुआ कि बीसी प्रोसेस के ड्यूरिंग जो वर्डन हुआ है वो नेगेटिव वर्डन है, होना भी चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हो कि बीसी में ये क्या हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, कॉम्प्रेशन हो रहा है, तो वर्डन बाय गैस क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, है ना। तो ये हमें यूबी मिल गया, यहाँ पे यूबी यहाँ पे मिल गया, डेल्टा डब्ल्यू बी सी यहाँ मिल गया, और बचा यूसी। तो अगर हम यूसी के लिए बात करें, इसे इरेज कर रहे हैं, थोड़ा सा देख लिया जाए। अगर यूसी पता करना मतलब इसके लिए पता करना, तो ऐसा करते हैं, हमें यूबी मालूम हो चुका है और बीसी के ड्यूरिंग हमें डेल्टा क्यू भी मालूम है और वर्डन भी मालूम हो गया, तो डेल्टा यू भी मालूम हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं बी टू सी प्रोसेस में अगर हम लोग बात करें, है ना, यहां फिर इसे नोट कर लें, हम इरेज करने जा रहे हैं, यहां पे सॉल्व करते हैं। तो यहां पे ध्यान दें, अगर हम लोग बात करें ड्यूरिंग प्रोसेस बीसी, तो यहाँ पे डेल्टा क्यू बी सी इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू बी सी प्लस डेल्टा यू बी सी। तो डेल्टा क्यू का वैल्यू बीसी के ड्यूरिंग -100 है और डेल्टा डब्ल्यू का वैल्यू यहां से हमें आया है -400 प्लस डेल्टा यू बी सी। इसका मतलब क्या, फाइनल यू माइनस इनिशियल यू, फाइनल का मतलब यूसी और इनिशियल का मतलब यूबी, है ना। तो यहां से आप देख सकते हैं हमें यूसी फाइंड आउट करना है, तो यूसी इक्वल टू यूसी यही रह जाएगा और ये -400 जब यहां आएगा तो +400 बनेगा, तो +400 माइनस 100 300 और ये यूबी माइनस में है, यहाँ एलएचएस में आएगा तो प्लस यूबी हो जाएगा। और यूबी का वैल्यू हमारे पास आया था, यूबी का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आया था, आप देख लें जो भी आया था यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, है ना। तो आप देख सकते हैं वहां पे शायद 200 आया था, तो 200 अगर हम लोग यहाँ पुट करते हैं तो ये UC इज इक्वल टू 300 प्लस 200 इज इक्वल टू 500 जूल। तो इस तरह से हो गया, है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ भी चेंजिंग किया जा सकता है, कहने का मतलब यहाँ पे इस तरह का था, ये कर्व के रूप में AB का ग्राफ है, वो ट्रायंगल भी हो सकता था, मतलब स्ट्रेट लाइन भी हो सकता था, AB प्रोसेस, है ना। ये जो ट्रायंगल के रूप में है ये एक क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता था, ठीक है। अलग अलग डिजाइन का ये साइक्लिक प्रोसेस क्वेश्चन में दिया जा सकता था, ठीक है। तो प्रोसेस इस तरह से है ना। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना कि डेल्टा यू फॉर साइक्लिक प्रोसेस जो है वो क्या होता है, 0। इसे आप कॉपी के माथे पे नोट कर लो, डेल्टा यू साइक्लिक इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड ये 1-2 क्वेश्चन थे, हम लोग और भी प्रैक्टिस करेंगे, है ना। नेक्स्ट क्लास में
ये मोस्ट ऑफ दी जो पार्ट होगा वो क्वेश्चन ही होगा, न्यूमेरिकल ही होगा। हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, है ना, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, और उसके बाद बहुत सारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस, ताकि हम लोग ये समझ सकें कि किस तरह से हमें एप्लीकेशंस करने हैं, है ना, जो भी पढ़ रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।